गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का पिछली क्लास तक आपके अध्याय नंबर 5 कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोशिका विभाजन, जो आपके पिछली क्लास तक कंप्लीट हो गया था। सेल डिवीज़न, जिसके अंदर अपन ने दो प्रकार से कोशिका विभाजन पढ़ लिया था कि दो प्रकार का होता है कोशिका विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है ना, ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में दो संतति को समरूप संततियाँ बनती है, अर्धसूत्री में 4 बनती है, 2 बार डिवीजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, जिसके अंदर 4 संततियाँ बनती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इस प्रकार से ये तो अपन ने बात कर ली थी आपके सेल डिवीजन। कोशिका पूरा अपन ने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है ना। कोशिका के अंदर अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली। आज अपन इसके आगे नया चैप्टर शुरू करते हैं, अध्याय नंबर 6। पहले नाम लिखते हैं अपन, अध्याय नंबर 6 शुरू करेंगे, उत्तक, जिसको इंग्लिश में कहें तो अपन टिश्यू कह सकते हैं, है ना। तो अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, टिश्यू। अब ये होते क्या हैं टिश्यूज, है ना, ये होते क्या, इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है, उत्तक के बारे में। तो उत्तक क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अध्याय नंबर 6 के अंदर अब उत्तक होते क्या हैं, शब्द एक छोटा सा दिया हो, जैसे आपके पहला था अध्याय नंबर 5, ये आपके बायोलॉजी से संबंधित है। तो जीवन की मौलिक इकाई, तो जीवन की मौलिक इकाई कौन सी होती है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। कौन सी होती है जीवन की मौलिक इकाई? है आपके कोशिका। क्या है कोशिका? क्या है जीवन की मौलिक इकाई है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है, इसके बारे में। तो अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका की पूरी डिटेल से बात कर ली। कोशिकाओं के अंग, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, है ना, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका का डायग्राम बनाकर देख लिया। कोशिका के खोजकर्ता, इसके अंगों के खोजकर्ता, इनके बारे में पूरी डिटेल से बात की। अब उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? इसके अंदर अपन ने कोशिका के अंदर उत्तक के बारे में चैप्टर से जुड़ने के लिए अपन पहले थोड़ा कोशिका के बारे वापस डिस्कस करते हैं कि कोशिका के अंदर अपन ने 2 प्रकार से देखा था। कोशिकाएं 2 प्रकार की भी होती है उनकी संख्या के आधार पर। तो एक तो होती है आपके एक कोशिक, पढ़ा अपन ने, एक कोशिक और बहुकोशिक, ये अपन ने बात की, एक कोशिक एवं बहुकोशिक। तो एक कोशिक क्या होते हैं और बहुकोशिक क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी अपन ने। एक कोशिक तो वे होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से। कितनी? सिर्फ एक कोशिका से। जैसे इसके एग्जाम्पल भी देखे थे अपन ने, जैसे अमीबा, है ना, पैरामीशियम, ये सभी क्या थे आपके एक कोशिक थे। इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनता है। और बहुकोशिक के अंदर तो जैसे अपन मनुष्य बहुकोशिक है ना, बहुकोशिक के अंदर मनुष्य बहुकोशिक है। इसके अलावा अगर आप चींटी को ले लो, चाहे हाथी को ले लो, ये सभी क्या है आपके बहुकोशिक है। ये अपन ने बातें की। तो एक कोशिक शरीर का, एक कोशिकाओं का तो शरीर जिनका निर्माण एक कोशिका से, अमीबा यूग्लिना, उनके अंदर तो कोई जटिल तंत्र नहीं होता। लेकिन अपने अंदर तो बहुकोशिकाएं, खूब सारी कोशिकाएं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है। तो वो कोशिकाएं क्या करती है, एक कोशिका से जुड़कर दूसरी कोशिका जुड़ती है। तो उससे जो एक से अधिक कोशिकाएं जुड़कर जो समूह बनाती है, उसको अपन क्या कहेंगे, एक से अधिक कोशिकाएं जुड़ेगी तो उनसे क्या बनेगा, आपके उत्तक बनेगा। ये बात समझ, एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, उत्तक का निर्माण होता है। तो ये बात करना चाहता हूँ मैं। एक कोशिका के अंदर तो टिश्यू नहीं बनते हैं, लेकिन एक से अधिक जो कोशिकाएं होती है, जुड़ती है, तो उनसे किसका निर्माण होता है, कि उत्तक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं उत्तक क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह, ये कह सकता हूँ मैं। क्या कह सकता हूँ, उत्तक को अपन कोशिकाओं का समूह, इसको अपन क्या कहेंगे, उत्तक कह सकते हैं। कोशिकाओं के समूह मतलब एक से अधिक कोशिकाएं जुड़कर जिसका निर्माण करती है, वो आपके उत्तक होता है। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। आई बात समझ में? उत्तक किसे कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को अपन उत्तक कहेंगे। अब ये उत्तक के बारे में और बात करें अपन तो पूरी डिटेल से इसी चैप्टर में उत्तक के बारे में ही बात करेंगे। और उत्तक से क्या मिलकर बनते हैं आपके, खूब सारे उत्तक मिलकर बनाते हैं आपके अंग बनाते हैं। जैसे अपने अंदर ऑर्गन होते हैं ना, अंग, और खूब सारे अंग मिलकर बनाते हैं अपने अंदर शरीर में तंत्र, और खूब सारे तंत्र बनकर क्या बनता है, आपका शरीर बनता है ना। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से अपना पूरा शरीर बनता है, बॉडी बनती है ना, पूरी बॉडी का निर्माण होता है। आई बात समझ? तो खूब सारे तंत्र होते हैं अपने शरीर में। उत्तक मिलकर अंग बनाए, अंग जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये अपने अंग हैं।
तंत्र क्या होते हैं, जैसे आपके शरीर में क्या है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सभी तंत्र ही तो है। परिसंचरण तंत्र है। इसके अलावा और बात करें अपन पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और अपने तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, ये सभी क्या है, तंत्र मिलकर ही क्या बनाएंगे अपना, ये सारे तंत्र मिलकर क्या बन रहा है, अपना शरीर बन रहा है। यही बात समझ में। तो अपन कोशिकाएं पढ़ ली अपन ने, अब टिश्यू के अंदर ये चीज़ें चल रही है कि उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह है, जो खूब सारी कोशिकाएं मिलकर बनती है, तो उनको अपन क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहेंगे। उत्तक को टिश्यू कहेंगे। अंग को अपन क्या कहेंगे, ऑर्गन कहते हैं। तंत्र को क्या कहते हैं अपन, सिस्टम कहते हैं। और शरीर को अपन क्या कहेंगे, बॉडी। तो और कोशिका को क्या कहते हैं अपन, सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, ये पूरा अपने बॉडी का निर्माण का कार्य चलता रहता है। तो आई बात समझ में, टिश्यू क्या हो सकता है, समझ में आई होगी बात थोड़ी सी, कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम अपना शरीर बना हुआ है। आई बात समझ में। तो अब अपन बात करते हैं उत्तक के बारे में। अब अपन उत्तक के बारे में बात करें तो उत्तक क्या हो सकते हैं, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन और लें अपन। तो जैसे अपन कुछ जो आपके किताबी लैंग्वेज है उसके आधार पर देखे हैं, तो अपन ने पिछले अध्याय में देखा कि जीवित जीवों का अंदर क्या होनी चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। जो अपने सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, सभी का सजीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे, कोशिकाओं से। और जीवन की मौलिक इकाई भी क्या होती है, आपके कोशिकाएं होती है ना। इनके बारे में अपन ने बात की। तो एक कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। उदाहरण के लिए अमीबा में क्या होता है, जैसे अमीबा क्या है आपके, अमीबा की बात करूं मैं तो अमीबा क्या है आपके, अमीबा क्या है, एक कोशिक जीव है। एक कोशिका का मतलब इसके अंदर कोई भी आपके उत्तक नहीं बनता है। एक कोशिका का मतलब यह हो गया कि इसके अंदर जो कोशिकाओं का शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसके अंदर जो कार्य होता है वो सभी वही कोशिका करती है। अगर भोजन को ग्रहण करना है तो भी वही कोशिका करेगी, भोजन को ग्रहण करना, बाहर निकालना, भोजन को त्यागना, ये कौन करता है आपके, सब वो एक कोशिका ही करेगी। इसके अंदर कोई उत्तक नहीं होता, कोई अंग नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता, तो वो कोशिका ही कार्य करती है। अमीबा को आपने देखा होगा, इस प्रकार की संरचना होती है अमीबा की। कोई फिक्स आकार नहीं होता अमीबा का। आई बात समझ, कोई फिक्स आकार नहीं होता इसके अंदर। और जो ऑर्गन होते हैं, आई बात समझ, इनको अपन क्या, ये इस प्रकार की अमीबा होती है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे भोजन कोई छोटा मोटा कीटाणु आया पास में तो उसको ये क्या, ये भाग बढ़ जाएगा। ये क्या, इसके अंदर कोई हड्डियाँ तो होती नहीं जो फिक्स आकार होता है। इसके अंदर तो जीव द्रव्य भरा रहता है। वो द्रव्य कभी इस तरफ बढ़ जाता है, कभी इस तरफ बढ़ जाता है, ये आकार बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे कोई सूक्ष्म जीव आया तो ये क्या करेगा, ये भाग तो आगे बढ़ जाएगा और ये भाग आगे बढ़कर क्या कर लेगा, इसको अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और अपने अंदर भोजन को खींच लेगा। खींचने के बाद में क्या करेगा, इसका थोड़ा सा पाचन होगा और वहाँ से वापस कोई अंग यहाँ से खुलेगा और इसको बाहर त्याग देगा। इस प्रकार से कोई सिस्टम कार्य अपने अंदर तो पूरा सिस्टम है। अपन क्या करते हैं, भोजन होता है उसको मुँह गुहा से लेते हैं, फिर वो अपने क्या होता है दांतों से चबाया जाता है, चबाने के बाद में ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर उत्सर्जन के द्वारा मतलब गुदा के द्वारा आपको उत्सर्जन कर दिया जाता है भोजन का। इस प्रकार से पूरा प्रक्रम चलता रहता है। यही बात समझिए कोशिका का, कि वो पाचन करने की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अपने अंदर तो पूरा सिस्टम है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, कोई तंत्र नहीं होता। इसके कारण ये इस प्रकार से ही कार्य करते हैं। एक कोशिक जीवों की बात करें अपन तो इसी प्रकार से इनका कार्य होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन की क्रिया में खूब सारे, तो इनके अंदर कोई भी सिस्टम नहीं होता। तो इस प्रकार ये क्रिया क्या कहलाती है, आपके भोजन को ग्रहण करने की और बाहर त्यागने की, एंडोसाइटोसिस। ये आप 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 6-7 की बात है ये अमीबा के अंदर भोजन की। एंडोसाइटोसिस क्रिया जिसके द्वारा अमीबा भोजन करता है, ग्रहण करता है, ये क्रिया एंडोसाइटोसिस। तो ये तो अमीबा की एक कोशिक जीव की बात हुई। अब बहुकोशिक जीवों की बात करूं मैं आपके लिए, तो बहुकोशिक जीवों के अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर क्या होते हैं, लाखों कोशिकाएं होती है। अपने अंदर क्या है,
कितनी कोशिकाएं हैं? बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। तो बहुकोशिक जीवों में मनुष्य क्या है? बहुकोशिक जीव है। तो बहुकोशिक जीवों में क्या होती है? कितनी लाखों अरबों कोशिकाएं होती है। मान लो अपने अंदर कितनी लाखों कोशिकाएं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है। वो कोशिकाएं क्या होती है? जुड़ती है। वो कोशिकाएं क्या होती है? जुड़ी हुई होती है एक से दूसरे। लाखों कोशिकाएं होती है, इनमें से अधिकतर कुछ विशिष्ट कार्य के लिए संपन्न करती है। सभी कोशिकाओं का क्या होता है? विशिष्ट कार्य होता है और संपन्न करती है। और ये कोशिकाएं क्या करती है? समूह में कार्य करती है। क्या करती है? जैसे मनुष्य के अंदर, अपने अंदर बात करें अपन, हाथ के अंदर जैसे अंगुली के अंदर, मेरे अंगुली के अंदर कोशिकाएं हैं, जैसे इसको मोड़ने के लिए पेशी कोशिकाएं जिम्मेदार है, सीधा रखने के लिए आपने जो अस्थि कोशिकाएं हैं वो जिम्मेदार है। इस प्रकार से क्या होती है? सभी का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। संपन्न करने के लिए सभी कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। अपने अंदर जैसे मैं किसी चीज़ को हाथ छूता हूँ, है ना, कोई नुकीली चीज़ है मेरे पास में, जैसे मैं इसको छूँगा, ये थोड़ी सी नुकीली है मान लो, इसको मैं छूँगा तो मेरे को पता है कि इससे मेरे चुभेगा, है ना। तो चुभने से मैं क्या करूँगा? इसको अपने अंदर जो संदेशों का प्रदान करता है, जैसे कोई गर्म चीज़ है, पात्र है, जैसे कोई ये गर्म पात्र है, इसके अंदर क्या गर्म दूध डाला हुआ है, मान लो दूध के अंदर से भाप निकल रही है, तो अपन इसको हाथ पास में ले जाएंगे, अपन को पता चल जाएगा ये गर्म है, तो अपन हाथ इसको टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि अपने जो पेशियाँ, संवेदिक कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है? अपने जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, वो उनको संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और फिर वो मस्तिष्क वापस संदेश देता है कि अगर आप इसको छुओगे तो आपके लिए क्या है? नुकसानदायक बात है, मतलब ये आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये आपके कोशिकाओं के कार्य के बारे में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो कोशिकाएं होती है मनुष्य के अंदर, बहुकोशिक कोशिकाओं के लिए प्रत्येक कोशिका क्या जिम्मेदार होती है? प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक कोशिका जिम्मेदार होती है। ये अपन ने बात की कि जो कार्य करना है अपन को, उसके लिए प्रत्येक कार्य के लिए कोशिका जिम्मेदार होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए, हार्मोन का, ऑक्सीजन का, रक्त का आदान प्रदान करने के लिए कार्य करती है कोशिकाएं। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर क्या होती है? जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सदैव क्या होता है? प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट कार्य करती है। अब बात करते हैं ये कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं जुड़कर थोड़ी सी जटिल होती है, तो अब क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। तो अपन को पढ़ना कहाँ है? उत्तक पढ़ना है। तो उत्तक की परिभाषा लिखवानी चाहूँ मैं आपको, या आप लिखना चाहें तो उत्तक क्या होंगे? उत्तक की परिभाषा हो जाएगी आपके क्या होता है? शरीर में एक निश्चित कार्य के लिए शरीर में एक निश्चित कार्य के लिए क्या होता है? एक निश्चित शरीर में एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित स्थान होता है। स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट, शरीर के एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। मतलब क्या होता है कि शरीर में एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है कार्य को। तो उस कार्य को एक वो समूह होता है, तो उस समूह को अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं।
अगर अपन उत्तक की एक वन लाइनर परिभाषा की बात करूं मैं, तो वन लाइनर परिभाषा हो जाएगी कोशिकाओं के, ये भी लिख सकते हो या करके अथवा करके, आप ये भी लिख लो, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, एक लाइनर परिभाषा आती है तो, कि उत्तक किसे कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और आप लंबी परिभाषा लिखते हो कि शरीर में जो कोशिकाएं और शरीर में एक निश्चित कार्य करने के लिए निश्चित कोशिकाओं का समूह कार्य करता है, उस समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यही बात सीधी सिंपल सी बात अपन लिखें तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। नहीं तो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, शरीर में निश्चित कार्य करने के लिए, जैसे अपने अंदर रुधिर का वहन करने के लिए निश्चित कोशिकाओं का समूह कार्य करता है, उसको अपन क्या कहेंगे, अपन उत्तक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले उत्तक के बारे में बात करें तो जैसे प्रत्येक कार्य के लिए क्या होता है, अलग प्रकार से एक उत्तक कार्य करता है। तो कोशिकाओं की आकृति भी समान होती है जो कार्य के साथ संपन्न करती है, तो इस समूह से उत्तक का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है कि जो कोशिकाओं का समूह है, उस कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, निश्चित कार्य करने के लिए कोशिकाओं का निश्चित समूह कार्य करता है। आई बात समझ में। एक काम करने के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बात कर ली कोशिकाओं के समूह को, तो ये उत्तक कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो पादपों के अंदर उत्तक कौन से होते हैं, जंतुओं के अंदर उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बहुत काम में आने वाली बातें हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे जटिल उत्तक, फ्लोएम, जाइलम। जंतु उत्तक के अंदर अब भी अपन पढ़ेंगे एपिथेलियल उत्तक है। इसके अलावा जो आपके और कौन को संयोजी उत्तक हैं, तरल संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो उत्तक की तो बात समझ में आ गई आपके, मिटा दूँ परिभाषा उत्तक की। अब देखो एक बार वापस, अब इस चैप्टर में अपन अध्ययन क्या करेंगे। पहले तो उत्तक पढ़ लिया, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन सबसे पहले उत्तकों को क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। उत्तक को कितने भागों में बांटा जाएगा, सबसे पहले आपके जो टिश्यू हैं उनको दो भागों में। एक तो आपके पादप उत्तक, कौन सा उत्तक, पादप उत्तक। दूसरा पढ़ेंगे अपन जंतु उत्तक। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक का मतलब है कि पादपों की कोशिकाएं जुड़कर किसका नाम निर्माण करेगी, पादप उत्तकों का। विभोज्यतक उत्तक है। इसके अलावा जो जंतु उत्तक हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। फ्लोएम है, जाइलम है, सबसे इंपॉर्टेंट उत्तक हैं, उनके बारे में। सरल उत्तक, जटिल उत्तक, इनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे पादपों के अंदर। फिर जंतुओं के अंदर अपन बात करेंगे। जंतुओं के अंदर प्रत्येक काम के लिए, जैसे पेशियों में पाए जाने वाले उत्तक को पेशी उत्तक कहते हैं अपन, है ना। तंत्रिकाओं में पाए जाने वाले उत्तक को अपन क्या कहेंगे, तंत्रिका उत्तक कहेंगे। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, तो उसके अंदर अपन संयोजी उत्तक के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में अपन उत्तकों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से उत्तक किस प्रकार से कार्य करते हैं। आई बात समझ में। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उत्तकों के बारे में, उत्तकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके लिए काम में आने वाला चैप्टर है ना। पेशी, संयोजी, तरल, है ना ये। तो उत्तकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादपों के अंदर जो सरल या विभोज्यतक उत्तक हैं उनके बारे में, इनकी संरचना कैसी होती है। मतलब जैसे अपन देखते हैं पादप के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे कोई पादप है, ये कोई पादप मान लो, ठीक है ना, ये पादप है कोई। तो इस पादप के अंदर क्या होता है, ये आपकी जड़ें होती है पादप के अंदर। अपन पानी कहाँ देते हैं पादप के अंदर, पानी अपन जड़ों के अंदर देते हैं। तो वो पानी पादप के अंदर पत्तियों के अंदर कैसे पहुँच जाता है। अपन तो पानी तो जड़ों में डालते हैं, वो पत्तियों में, हरी पत्तियाँ हरी कैसे रहती है उससे। तो इसके अंदर क्या होती है, कोई पाइपलाइन लगी हुई होती है क्या, कि जड़ों से पाइप लगा हुआ होता है जो सीधा पत्तियों तक पहुंचा देता है पानी को। हाँ, ऐसे कोई पाइप नहीं होती है इसके अंदर। क्या होते हैं, इसके अंदर उत्तक जुड़े हुए होते हैं। कोशिकाओं के जो टिश्यू होते हैं जो जुड़े रहते हैं, जो एक का तो जो जल का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा पादप को खनिज पदार्थ भी चाहिए होते हैं, उन खनिज पदार्थों का भी आदान प्रदान होता है। जो पादप की पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है, उस भोजन को भी जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो ये पहुंचाने का, लाने ले जाने का कार्य कौन, पाइपलाइन नहीं होती है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके उत्तक पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। कौन से उत्तक हैं जो जल का आदान प्रदान करते हैं, कौन से पादप हैं जो खनिज पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, कौन भोजन का आदान प्रदान करते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर। आई बात समझ में। तो ये सारे क्या कौन कौन कार्य करता है आपके,
पादप के अंदर पाए जाने वाले उत्तक कार्य करते हैं। आई बात समझ? इन उत्तकों के द्वारा ही आपके जो कार्य होते हैं वो संचालित होते हैं। और मनुष्य के अंदर भी अपने अंदर जो संदेशों का आदान प्रदान है, हार्मोन का आदान प्रदान होता है, ये सारे कार्य कैसे होते हैं, किस प्रकार से संचालित होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन उत्तक के बारे में। कौन से उत्तक पादप के अंदर है, जैसे पादप के अंदर सरल उत्तक होते हैं, है ना, इसके अलावा जटिल उत्तक होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आई बात सुन, सरल उत्तक और जटिल उत्तकों के बारे में चर्चा करेंगे कि सरल उत्तक कौन से हैं, जटिल उत्तक कौन से हैं, विभोज्यतक उत्तक कौन से हैं, फ्लोएम उत्तक, जाइलम उत्तक, है ना। ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बॉटनी से संबंधित है, आपके मतलब क्या है, बायोलॉजी से संबंधित है। तो अपन ने 5 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर 5वां चैप्टर पढ़ा जीवन की मौलिक इकाई कौन सा, कोशिका। अब कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, आपके उत्तक बनते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं आपके, ये कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो कोशिकाओं से ही उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इससे अगले चैप्टर में अपन क्या करेंगे, आपके तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तकों से तंत्र, अंग तंत्र बनते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग। बाकी 11th-12th में तो ये उत्तक बहुत बड़ा चैप्टर आता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक यूनिट आती है, पेशी, जंतु, तंत्रिका उत्तक, है ना, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके बारे में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके कोशिकाओं में पाए जाने वाले उत्तकों के बारे में अपन ने चर्चा की उत्तकों के बारे में कि कोशिकाएं इससे क्या मिलकर बना होता है, उत्तक मिला। तो इस चैप्टर में इन सभी उत्तकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार वापस देखो, मैं आपको जो बात बता दे रहा हूँ कि उत्तक कोशिकाओं से क्या मिलकर बना होता है उत्तक। देखो क्रम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से क्या मिलकर बनता है, कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, आपके उत्तक बनता है। और उत्तक के समूह से क्या बनते हैं, आपके अंग बनते हैं। आई बात समझ, अंग के समूह से क्या बनता है, आपके तंत्र बनता है। और तंत्र से क्या बनता है, आपके पूरा शरीर निर्माण होता है अपना। आई बात समझ में। तो कोशिकाओं से क्या बनेगा, कोशिकाओं को अपन क्या कहेंगे, शेल। कोशिकाओं से मिलकर आपके क्या बनता है, उत्तक बनते हैं। खूब सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक। उत्तक को अपन कहेंगे टिश्यू, ठीक है ना। और खूब सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, आपके अंग, मतलब अंग बनाएंगे अपने अंदर, जो आँख, कान, नाक है ना, ऑर्गन है वो। उसी प्रकार अंग से क्या बनेगा, सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सभी क्या बनाएंगे, आपके तंत्र बनाएंगे। और विभिन्न प्रकार के तंत्रों से क्या बनकर बनेगी, आपकी बॉडी बनेगी। तो ये भी आप बना लें, आपके लिए काम आने वाली चीज़ें कि कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है, और तंत्र से शरीर बनता है। तो इस प्रकार से ये आपके उत्तक हो गया कंप्लीट। इसके अंदर अब आगे की बातें करेंगे अपन अगली क्लास में उत्तक के बारे में।